Hello everyone. This is part 5 for class 10 chapter 1 real numbers. कई दिन से क्लास 10th के लिए वीडियोस नहीं बन पा रही थी कुछ रीजंस की वजह से। पहले चार्ट पार्ट हम कर चुके हैं। इन पार्ट्स में हम लोगों ने किया था यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या है, फिर हमने किया था यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। उसके बाद हमने एक्सप्रेस किए थे कि किसी भी नंबर को हम किस तरीके से प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अभी हम क्विक रिवीजन करेंगे एक एक करके सभी टॉपिक्स का। उसके बाद हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना निकाला था, सीखा था, और लास्ट में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स पता किए थे क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग किसी नंबर्स को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं या फिर रैशनल कर सकते हैं। डिवीजन लेमा से हम लोगों ने एसिड निकालना भी सीखा था, तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक था हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके हिसाब से हमने ये कहा था कि अगर ए और बी कोई दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पर सी और डी दो नंबर और होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे, वो भी इस तरीके से कि ए का जो आंसर होगा वो बी इंटू सी प्लस डी होगा। अगर आप एक तरीके से इसे कंपेयर करना चाहें, तो ये ठीक आपका डिवीजन वाला तरीका है कि अगर ए को बी से मैं डिवाइड करना चाहूं, अगर मैं ए को बी से डिवाइड करना चाहूं तो बी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और चेक करते हैं कि कुछ रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा, डी हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो एक तरीके से सिर्फ फॉर कंपैरिजन, लेमा नहीं कहता है बट फॉर कंपैरिजन अगर मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करूं तो ए मेरा क्या है, डिविडेंड है, बी मेरा क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर से डिविडेंड तक जाने के लिए मुझे कुछ क्वोशिएंट चाहिए होता है, तो सी मेरा क्या है, क्वोशिएंट के इक्वल है, और अगर कुछ बच जाता है तो वो रिमाइंडर के इक्वल है। तो ऐसा हमारे पास लेमा कहता है। और लेमा ये कहता है कि अगर मैं इस स्टेप को मतलब इसको एक बार प्रोसेस के थ्रू यूज करता रहूंगा तो वो मेरी क्या बन जाएगी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बनेगी, जिसके थ्रू मैं एचसीएफ निकाल सकता हूं कि जिस स्टेप पर जाके लेमा का यूज करते करते जिस स्टेप पर जाकर रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहां पर एग्जिस्ट करने वाली बी की वैल्यू जो भी होगी वो मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ऐसा हमारे एल्गोरिथम ने कहा था। ये हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, जो कंफ्यूजन है वो पार्ट 1 देख सकता है। उसके बाद हमने पार्ट 2 में किया था कि किस तरीके से मैं किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किस तरीके से 60 हो जाएगा 2 इंटू 30, 2 प्राइम है, 30 भी प्राइम नहीं हुआ है। मैं 30 को और ब्रेक कर सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 15। यहाँ पर 2 मेरे पास ब्रेक हो गया बट 15 क्या है, अभी भी प्राइम नहीं हुआ है। मैं 15 को प्राइम कर फैक्टर कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 और 5। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये जो नंबर्स हैं 2, 2, 3 एंड 5, तो मैं 60 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये जगह 2 2 जा 4, 4 3 जा कुछ रह गया, 2 2 जा 4, 4 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो 18 है, तो 18 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, बट 9 कोई प्राइम नंबर नहीं है तो 9 को ब्रेक कर सकता हूँ मैं 3 इंटू 3 में। अगर मैं लिखूँ इनको डायरेक्टली तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 6, 6 3 जा 18। तो इसी तरीके से कहा गया था कि किसी भी नंबर को आप ऐसा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, यही हमने किया था। ठीक, साथ ही साथ वहां पर हमने ये भी किया था कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर दो नंबर दिए ए और बी तो इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ अगर मैं निकाल लेता हूं तो एलसीएम और एचसीएफ बता देते पहले क्या है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। अगर ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, तो ऐसा कोई नंबर ढूंढिए सी ऐसा नंबर होगा जो सबसे छोटा होगा, जो ए के टेबल में भी आता होगा, बी के टेबल में भी आता होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 और 8 कोई दो नंबर्स हैं तो मुझे सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो 3 के टेबल में भी आता हो, 8 के टेबल में भी आता हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 का टेबल रीड करना शुरू करूंगा। 3 का टेबल होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, इस तरीके से मैं रीड करता रहूंगा। सिमिलरली मैं 8 का टेबल रीड करना शुरू करूंगा तो 8, 16, 24, 32, ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर्स होंगे जो इनफाइनाइट तक चलेंगे। बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 24 दोनों में आ रहा है, तो सबसे पहले आया है वो जो दोनों में कॉमन भी है, तो 3 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा। और इस तरीके से एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो जहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है तो 3 और 8 को कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता 1 के अलावा, तो 1 इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किन्हीं दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आपके पास है
तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो भी आंसर होगा वो ठीक उतना ही होगा जितना उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और एलसीएम इंटू एचसीएफ का आंसर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने रेशनल नंबर्स पढ़े थे। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, कोई भी ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके, वेयर P एंड Q बोथ आर क्या है, इंटीजर्स है। तो सिंपल सी बात है, अगर इंटीजर्स है तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, और इंटीजर्स है तो जीरो भी हो सकते हैं। इसलिए वहां पर एक कंडीशन भी है कि Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि अगर P और Q अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं तो P एंड Q आर कोप्राइम्स, ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इरेशनल प्रूफ करने के लिए इस कंडीशन का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन में इरेशनल प्रूफ करने के लिए किया था, क्योंकि इरेशनल प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने मान लिया था कि वो रैशनल है, और अगर रैशनल है तो कोप्राइम्स होने चाहिए। तो हमने प्रूफ के थ्रू क्या किया था कि वो कोप्राइम्स नहीं है, P और Q कोप्राइम्स नहीं है, इसीलिए वो क्या है, रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो इरेशनल होंगे। और रैशनल का एक और सबसे आसान तरीका था कि जितने भी रूट्स के नंबर है, रूट एनी नंबर इन रूट इज इक्वल्स टू इरेशनल, वो सारे इरेशनल होंगे अनटिल रूट कैन बी सोल्व। अगर रूट सोल्व हो जाता है, जैसे रूट 4 है, अब आप कहने लगोगे कि रूट 4 भी रैशनल है, नहीं, रूट 4 रैशनल नहीं है, सॉरी रूट 4 इरेशनल नहीं है, क्योंकि रूट 4 सोल्वेबल है। रूट 4 का आंसर होता है 2, क्योंकि रूट 4 को सोल्व कर सकते हैं तो इसलिए वो रैशनल है। वो सभी रूट के नंबर्स जो अनसोल्वेबल है, डेट मीन्स उनके परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं निकल सकते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे पास इरेशनल कहलाएंगे। तो ये तो सारी थी पुरानी कहानी जो हमने इसलिए की थी क्योंकि हम लोग कुछ गैप के बाद हमने आज पार्ट 5 अपना तैयार कर रहे हैं। पार्ट 5 में हम लोगों ने एक और करा था कि रैशनल नंबर्स दो तरीके के होते हैं। पहले पार्ट में हमने इनके नंबर्स की भी डिवीजन की थी। रैशनल नंबर्स भी मैंने दो टाइप्स के बताए थे। रैशनल नंबर्स भी हमारे पास थे, एक तो थे टर्मिनेटिंग, जो कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं, और दूसरे थे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग इन द सेंस रिपीटेड। ऐसे नंबर जो खत्म तो नहीं होंगे बट रिपीट करते रहेंगे, किसी ना किसी सीक्वेंस में, एक नंबर सीरीज में वो क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। और दूसरे थे हमारे पास टर्मिनेटिंग, जो कुछ स्टेप्स के बाद, 2 स्टेप 3 स्टेप के बाद खत्म हो जाएंगी। तो अब इसको अगर मैं बिना डिवाइड करे पता करना चाहूँ कि कौन से टर्मिनेटिंग होंगे, कौन से टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, तो जो नंबर्स, भाई देखो ये भी P बाई Q की फॉर्म में होगा, ये भी P बाई Q की फॉर्म में होगा, क्योंकि दोनों है तो रैशनल नंबर्स ही। बट वो रैशनल नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में होंगे और जिसका Q मीन्स जिसका डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ऑफ Q इज इक्वल टू वेदर दे आर 2 की पावर m, 5 की पावर m, 2 की पावर m हो और 5 की पावर m हो, और बोथ m नहीं n कर लेते क्योंकि पावर्स अलग अलग हो सकती है। ऐसे रैशनल नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में हो और Q ऐसा हो, मतलब Q एक नंबर होगा, वो नंबर ऐसा हो जिसके फैक्टर्स में या तो 2 के पावर्स आती हो सिर्फ, या सिर्फ 5 की पावर्स आती हो, या फिर दोनों की पावर आती हो। मीन्स कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जिसके डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 हो एज अ फैक्टर, या तो सिर्फ 5 हो, या सिर्फ 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। और मैं उनको विदाउट डिवीजन, मीन्स उनको लॉन्ग डिवीजन करे बिना, किए बिना बता सकता हूँ कि वो कैसा नंबर होगा। वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होगा, जो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और जो उनकी मैक्सिमम पावर होगी उतने स्टेप्स के बाद वो ऑटोमेटिकली एंड कर जाएगा। अगर 2 की पावर 3 है तो वो 3 स्टेप्स के बाद खत्म कर जाएगा, ठीक। और तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वो होगी जिनमें 2 और 5 के अलावा, देखो या तो 2 होगा, 2 ना भी हो तो चलेगा, 5 ना भी हो तो चलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वो नंबर्स होंगे जिसमें Q के फैक्टर्स या फैक्टर्स ऑफ Q, इस तरीके से लिख सकते हो, फैक्टर्स ऑफ Q विल बी 2 की पावर m और 5 की पावर m और एनी अदर नंबर other than any number
अदर देन 2 and 5, अदर देन 2 and 5, अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, कोई तीसरा नंबर भी है फैक्टर में, तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स होगा, अगर वो इरेशनल नहीं है। ठीक, तो यहाँ से मैं उसको देख के बता नहीं सकता, वो क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे अभी तो समझ में आएगा हम किस तरीके से कहना चाह रहे हैं। देखो रैशनल को देखकर वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, सिर्फ हम इतना बता सकते हैं बाय सीइंग द फैक्टर ऑफ क्यू, अगर वो 2 और 5 के फैक्टर्स में है तो वो रैशनल है, साथ ही साथ वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इतना तो हम 2 और 5 के फैक्टर देखकर बता, अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर भी है तो वहां से देखकर हम इतना नहीं बता सकते कि वो नॉन टर्मिनेटिंग किस तरीके का है, वो रिकरिंग वाला नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिकरिंग वाला है, वो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो उसी को क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे कि कब क्या बता पाएंगे। तो एक्सरसाइज करते हैं 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमें दिया हुआ है कि आपको बिना डिवाइड करे कि ये बताना है कि दिए गए नंबर्स क्या नाम है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। पहला पार्ट अगर मैं बात करूं, पहला पार्ट दिया मेरे को 13/3125। सबसे पहले मेरे को क्या मतलब है, मेरे को डिनोमिनेटर से मतलब है, मैं न्यूमरेटर को छोड़कर से न्यूमरेटर फैक्टर्स में डिवाइड हो नहीं सकता कि प्राइम नंबर है, बट अगर फैक्टर से डिवाइड हो भी रहा होता तो भी मुझे उससे मतलब नहीं था, मुझे मतलब है अपने डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ 3125, तो मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ, चेक करता हूँ क्या इसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 है या उसके अलावा भी कोई नंबर्स है। तो चेक करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 से डिवाइड होगा, ये 5 से जाएगा तो 5 से 30, फिर जाएगा 5 2 जा, 5 से करेंगे फिर से तो जाएगा 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर से 5 से करेंगे, फिर से 5 से करेंगे एंड फिर से 5 से करेंगे। तो मैं इसका लिख सकता हूँ 13 में 5 × 5 × 5 × 5 × 5। वो थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँ तो हो जाएगा 13 में 5 की पावर 5। तो क्योंकि इसके फैक्टर में सिंस फैक्टर ऑफ q that is 3125 is 5 की पावर 5, hence 13/3125 is a rational number, वो rational number है and it is a decimal expansion of rational number which have, it is a rational number of decimal expansion which have terminating decimals, उसके पास कैसे डेसिमल्स है, वो टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके फैक्टर में केवल 5 दिया हुआ है। ठीक, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है। बिकॉज मैंने डिवीजन के लिए मना किया है तो बिना डिवाइड करे हम बता रहे हैं। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करूं, सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ 17/8, तो इजीली हो जाएगा। ये तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा 17/2 की पावर 3। फिर से वही लाइन लिखोगे, सिंस द फैक्टर हैज ओनली 2 एज अ फैक्टर देयरफॉर द गिवन नंबर 17/8 इज अ रैशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 64/455, तो 455 को कर लेते हैं। तो 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, 5 से जा रहा है तो ये जाएगा 5 9 × 45, 5 1 × 5, ये जाएगा 13 से 7 से जाएगा, पहले 13 और फिर 13 से जाएगा। इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 64/5 7 एंड 13। इसको एक बार लिख देते हैं कैसे है, सिंस डिनोमिनेटर 455 has a factor of 5 7 and 13 that is other than 2 and 5, therefore therefore 64/455 is a number। क्योंकि इसने रैशनल नंबर खुद दिए हुए हैं तो देखो यहाँ पर हमें रैशनल नहीं बताना है। उसने सिर्फ ये कहा था कि दिए गए रैशनल नंबर्स में कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये रैशनल नंबर्स तो है, तो 64/455 इज अ रैशनल नंबर विथ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
तो कैसा एक्सपेंशन है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स दिए हुए हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, फोर्थ में हमारे पास क्या दिया हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 अपॉन में 1600। तो 1600 क्या हो जाएगा हमारे पास? 15 अपॉन में ये हो जाएगा 4 × 4 और 100 को मिल सकते हैं 10 × 10। इसको और ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 4 हो जाएगा मेरे पास 2 × 2, ये वाला हो जाएगा 4 2 × 2, 10 हो जाएगा पहले वाला 2 × 5 और दूसरे वाला हो जाएगा 2 × 5। अगर मैं इसको सही से लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 15 अपॉन में 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। तो सिंस द गिवन रैशनल नंबर has denominator as a factors as a 2 and 5, therefore it is a rational number with terminating decimal expansion। यहाँ तक आप करिए, आगे करते हैं इसके बाद। तो रिमेनिंग पार्ट करते हैं। रिमेनिंग पार्ट में पार्ट नंबर 5 उसने दिया हुआ था 29/343। हमें पता है कि 343 का फैक्टर क्या होता है? 7 × 7 × 7, क्योंकि 343 7 का क्यूब होता है। तो सिंस इट हैज फैक्टर्स other than 2 and 5, that is 7 7 and 7, hence it is a non terminating decimal expansion। आप इसको पूरा लिखोगे, एक ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है एक। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमें उसने दिया हुआ था 23 अपॉन में 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ हमें एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना फैक्टर लगाने की जरूरत पड़ी, उसने खुद ही फैक्टर दिए हैं 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो यहाँ पर केवल कैसे फैक्टर्स है हमारे पास? 2 और 5 ऐसा फैक्टर दिया हुआ है, hence it is a terminating decimal expansion। उसके बाद 7th पार्ट में उसने दिया हुआ है हमें 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5, क्योंकि इसने हमें खुद फैक्टर दिए हैं 2 5 एंड 7। सिंस इट हैज अ फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, रकरिंग नॉन रकरिंग उसने हमें बताना नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा कि वो रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रैकरिंग होगा, क्योंकि रैशनल नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सारे कैसे हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। हमें सिर्फ इतना बताना था कि टर्मिनेटिंग वाले हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं। तो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ऑटोमेटिकली वो नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग होगा। बट क्योंकि जैसा क्वेश्चन है हमें वैसा ही आंसर देना है, उसने हमसे ये सिर्फ इतना पूछा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम उतना ही आंसर दे रहे हैं। क्योंकि इसका फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी एक साथ दिया हुआ है, तो इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 6 to 15 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ध्यान रहे। यहाँ पर बच्चा गलती कर सकता है, 15 को मैं 3 × 5 लिखूंगा और यहाँ पे सीधी सी बात है 15 अगर 3 और 5 में फैक्टर में लिख दूंगा तो 3 तो 5 से अलग हो गया, मतलब 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो बच्चा लिख सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। पी और क्यू कोप्राइम भी तो होने चाहिए, तो ये दोनों 2 से डिविजिबल है, तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पर हमारे पास केवल डेसिमल डिनोमिनेटर में केवल 5 फैक्टर है, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली 9th पार्ट के साथ भी ऐसे दोनों 5 से डिविजिबल थे, तो 7/10। तो 10 क्या है? 2 और 5 का फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और लास्ट वाला था मेरे पास 210, जिसको मैं अगर एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा 3 7 21 और 2 10, क्योंकि 21 × 10 हो जाएगा 210। तो यहाँ पर मेरे पास 2 3 7 5 फैक्टर्स हैं, तो हेंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या करना, जितने नंबर्स टर्मिनेटिंग हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जितने पार्ट भी ऐसे हैं जो टर्मिनेट हो रहे हैं उनको डिवाइड करके दिखाइए। तो वहां पर ऑटोमेटिकली पार्ट नंबर 7 हट जाएगा, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। पार्ट नंबर 10 हट जाएगा, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। पार्ट नंबर 5 हट जाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये आपको करके नहीं दिखाने, आपको बाकी पार्ट्स के डेसिमल एक्सपेंशन दिखाने, और पार्ट नंबर 3 भी आप लोग नहीं करेंगे। मैं बच्चे जो पार्ट मेरे पास सामने है मैं इनको कंप्लीट करता हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करके दिखाना है। डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर अपोन में केवल जीरोज हो, मीन्स या तो 10 हो या 100 हो, तो मेरे पास सबसे आसान पड़ता है, क्योंकि मैं उतनी जीरो ऊपर करूंगा तो क्या होगा, उतने डेसिमल्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएंगे। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि 10 बनता रहे मेरे पास। तो 23 लिखा हुआ है, और 10 के लिए मुझे क्या चाहिए, एक 10 कब बनेगा भाई? 10 क्या होता है, 2 × 5। तो अगर मेरे पास एक 2 और एक 5 है, तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, एक 10 बनकर आएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास 3 2 है और मेरे पास 2 5 है, तो ये दोनों मिलकर एक 10 बनाएंगे। ये वाला 2 और ये वाला 5 मिलकर एक 10 बनाएगा। अगर मेरे पास एक 5 और होता तो मेरे पास एक 10 और बन जाता, अगर होता।
तो मैं ले आया, अगर मैं डिवाइड किया है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, ऐसा तो कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 5 से 15, 5 2 10, 10 और 1 11, तो 115 का ऊपर हो गया। और नीचे मेरे पास क्या था, 3 बार 10 थे, 3 पे 3 10, तो ये हो जाएगा 115 अपॉन में 100, और यहाँ जितने जीरो हटेंगे उतने ही डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.115। ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे आसान तरीका क्या है, 10 बना दो, नीचे आप 10 बनाने की कोशिश करो। जैसे बाद में करो 8th पार्ट की अगर हम बात करें, तो 8th पार्ट में क्या है मेरे पास दिया हुआ है, ये मेरे पास फॉर्म है 3/5। 10 कब बनेगा, तो मेरे पास 2 होगा। अगर नीचे मेरे को 2 चाहिए तो मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 2 6 और 2 5 10, तो क्या हो जाएगा 0.6, इजी। सिमिलरली मैं लास्ट वाले में करूंगा, 9th वाले में अगर बात करूं तो 9th वाले में तो और भी ज्यादा आसान है, मुझे पहले से दिया हुआ है 7/10, तो एक डेसिमल ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 0.7, और भी आसान हो गया। एक और कर लेते हैं कोई सा अच्छा सा क्वेश्चन, पहला वाला करते हैं। जैसे 13 वाला था मेरे पास 3125, अगर जब मैं इसका डेसिमल एक्सप्रेशन किया था तो मेरे पास 5 बार 5 आए थे, तो हो जाएगा 3 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 टाइम्स आए थे। तो ऐसे में क्या करूंगा, क्योंकि मुझे 10 बनाने हैं तो मैं 5 2 चाहिए भाई, हर एक 5 के साथ एक 2 चाहिए 10 बनाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। जब नीचे किया है तो ऊपर भी करूंगा, 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ 32, ऊपर था 30, और ये क्या बनेंगे 5 बार 10, ये 5 पे बनकर आए हैं, मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 26, 13 से 39, 39 + 2 41, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5, ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.5 बार डेसिमल्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 2 जीरो हो जाएंगे, तो 0.00416, इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएंगे। तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप इसी तरीके से करेंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन इसलिए लिखा मैं इतना बड़ा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, यही आपको मेन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ था फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स क्या है ये नहीं पता, आपको कुछ रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, आपको 3 पार्ट्स दिए हुए, तीनों पार्ट्स में 3 अलग रियल नंबर्स के एक्सपेंशन दिए हुए हैं जो नीचे दिए हुए। इन ईच केस डिसाइड, आपको डिसाइड करना है वेदर दे आर रैशनल और नॉट। रैशनल नहीं तो ऑटोमेटिकली इरेशनल है। सीधा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि ये बताइए सीधे सीधे कि तीनों पार्ट्स में, तीनों जो पार्ट्स हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। अगर इफ दे आर रैशनल, इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल हैं, ऑटोमेटिकली सी बात है, सीधी सी बात है, अगर रैशनल है तो फिर बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। अगर वो रैशनल है और इस फॉर्म में है तो आप क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं ये आपको बताना है। तो मैंने क्वेश्चन बताना था वो बता चुका, तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। पहला पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहला पार्ट इसने हमें दिया हुआ 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद हो गया खत्म, यहाँ पर हो गया नंबर एन। सीधी सी बात है, अगर ये नंबर हो गया खत्म तो ये रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे कैसे, सिंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, therefore it is a rational number, rational number of form P/Q। रैशनल नंबर का P/Q की फॉर्म में भी होगा। अब हमसे पूछा गया Q के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो हमें पता है कि Q भाई डेसिमल कब आया होगा, जब नीचे 10 100 1000 ऐसा कुछ रहा होगा, और हमें पता है कि Q उतने ही लेफ्ट साइड मूव करता है जितने नीचे जीरो रही होंगी। मीन सीधी सी बात है, उतने ही 10 बने होंगे जितनी बार वो जीरो इधर आया है। तो जीरो कितने लेफ्ट में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो हमारा डेसिमल है वो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जो है वो 9 टाइम्स है। तो सीधी सी बात है, जो हमारा Q होगा वो 10 की पावर 9 होगा, और अगर वो Q जो है 10 की पावर 9 होगा तो Q के फैक्टर कैसे होंगे। दिस इम्प्लाइज, या फिर मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ, सिंस डेसिमल इज
9 प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। देखो ये कोई मैथमेटिकल टर्म्स नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको लिखनी भी नहीं है। डेसिमल जो है 9 प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड। दिस implies q has a factor of 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 नीचे रहा होगा तभी तो 9 टाइम्स इधर आया होगा, और क्योंकि 10 की पावर 9 रहा होगा, दिस implies q has a factor 10 कब बना होगा, एज अ फैक्टर ऑफ 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। जब 2 और 5 के पेयर्स बने होंगे 9 बार, तभी तो 10 बना होगा। 2 और 5 के पेयर्स 9 टाइम्स बने होंगे तभी 10 की पावर 9 आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो q के फैक्टर होंगे वो 2 की पावर 9, 5 की पावर 9 रहा होगा। ये तो पहला पार्ट देखकर हम कह सकते हैं। सेकंड पार्ट सबसे आसान है। देखो सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 1 2 3 4 0 ऐसे चलता जा रहा है। तो सिंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन recurring decimal expansion, therefore it is an irrational number। वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। जब इरेशनल है तो हमें क्यू के बारे में कुछ बताना ही नहीं है, तो सेकंड पार्ट में हमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा है, थर्ड पार्ट में उसने हमसे कहा है, थर्ड पार्ट दिया है 0.12 नहीं 0 पॉइंट नहीं दिया है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये रिपीट कर रहा है। इसने क्या दिया है कि नंबर आपके पास 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और होल में दिया हुआ बार, मीन्स वो 9 टाइम्स के बाद रिपीट कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज सिंस गिवन expansion is a non-terminating recurring number, therefore it is a rational number of फॉर्म p by q। क्योंकि वो रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है, इसलिए वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो p अपॉन q की फॉर्म में होगा। क्योंकि यहाँ पर रिपीट कर रहा है और हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर रिपीट अगर करता है तो उसके पास फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा भी होंगे। तो यही हम लिखेंगे कि सिंस इट इज अ रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन, therefore q has a factor other than 2 and 5। q के पास 2 और 5 के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर जरूर होगा, इसीलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। अगर केवल 2 और 5 उसके फैक्टर्स होते तो वो टर्मिनेट कर जाता, क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी कुछ ना कुछ वहां पे रहा होगा, इसलिए वो क्या है, एक रिपीटिंग नंबर्स है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। इधर चैप्टर हमारा 1 खत्म होता है। कल से या नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स का। चैप्टर नंबर 1 जितनी चीजें थी वो हम लोग कर चुके हैं। तो एलसीएम निकालना, एसएफ निकालना, डिवीजन लेमा यूज करना, उसके बाद रैशनल नंबर किस तरीके से प्रूफ होते हैं, रिलेशन कैसे प्रूफ होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। तो ये चैप्टर 1 हमारा खत्म होता है। कल से हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।